दोस्तों अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि इस समय मानवता के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ का मंडरा रहा है, तो शायद आप और हम में से ज़्यादातर लोग उसका जवाब देते हुए कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग या उसकी वजह से बहुत तेज़ी से हो रहा क्लाइमेट चेंज। इस बात पर हम एग्री करें या ना करें, लेकिन उससे क्लाइमेट चेंज को शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो हमारे रिकॉग्निशन का इंतज़ार नहीं कर रहा है। उल्टा आज तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत डिजास्टर्स स्पीड के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि एक बार को भले ही हम न्यूक्लियर वॉर से बच जाएं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से बचना आज नामुमकिन है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एक स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वॉर इस ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयानक त्रासदी को रोक सकता है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक न्यूक्लियर वॉर ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेनन को रोक सकता है। दोस्तों कई साल पहले अर्थ के ऊपर पीरियोडिकली बहुत लो टेम्परेचर्स देखने को मिला करते थे। उस वक्त को आइस एज कहा जाता था। अर्थ के ऊपर लास्ट आइस एज कई हजार साल पहले देखी गई थी। खैर फिलहाल धरती पर ह्यूमन बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए फेवरेबल क्लाइमेट मौजूद है, लेकिन हम आज एक आर्टिफिशियल आइस एज के अलावा एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉरफेयर की डोर पर हैं। जी हाँ, केवल एक न्यूक्लियर वॉर और हम इस सदियों पुराने क्लाइमेट को आज फिर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों कोल्ड वॉर एरा के दौरान ऐसे भी कई इंसिडेंट्स हुए जब पूरी दुनिया एक पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉरफेयर से बाल बाल बच के निकली। खैर आज कोल्ड वॉर तो एक डिस्टेंट मेमोरी बन गया है, लेकिन म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का वो डर कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। आज न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स को देखते हुए हमें वापस उसी डर का एहसास हो रहा है। आज ये यूक्रेन क्राइसिस एक बार फिर पूरी दुनिया को डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के उसी मोड़ पर ले आई है। खैर दोस्तों, अभी तक तो किन्हीं दो देशों के बीच कभी कोई न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा होता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये दावा न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स और क्लाइमेट साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि अगर ऐसा मुमकिन है भी, तो क्या एक डिजास्टर को रोकने के लिए दूसरे भयानक डिजास्टर को अंजाम देना सही है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अटपटे सवालों का जवाब आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों न्यूक्लियर वॉरफेयर से होने वाले इमीडिएट डिजास्टर की बात तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम उसके लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और उसके ह्यूमन कंसिक्वेंसेस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों चलिए पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले एक पहाड़ जितना बड़ा एस्टेरॉइड एक असॉल्ट राइफल से निकली बुलेट से भी 10 गुना तेजी के साथ एक फायरबॉल के रूप में मेक्सिको के युकांटा पेनिनसुला पर मौजूद शैलो सीज में टकराया। इस फायरबॉल ने वहां पर मौजूद रॉक्स और स्वेटर्स को वेपर्स में तब्दील कर दिया। ये वेपराइज पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बहुत ऊपर जा पहुंचे और देखते ही देखते पूरे प्लैनेट के ऊपर स्प्रेड हो गए। ऊपर जाकर कूल टेम्परेचर्स पर ये सैंड पार्टिकल्स के साइज के जितनी मॉल्टन रॉक्स की बूंदें सॉलिडिफाई होना शुरू हुई और देखते ही देखते ये फायर ड्रॉप्स शूटिंग स्टार्स के झुंड में तब्दील हो गई। जब ये शूटिंग स्टार्स वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए तो उन्होंने अर्थ के टेम्परेचर को 1000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक बढ़ा दिया। नीचे धरती पर मौजूद डायनासोर्स ब्राइट ब्लू स्काई को एक रेड हॉट लावा की शीट में तब्दील होते हुए देखते रह गए। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आग के गोलों की बौछार हो रही हो। बॉइलिंग हॉट स्काइज की गर्मी से ये डायनासोर्स उबल उबल कर मर गए। इस गर्मी के चलते धरती की बाकी चीजें भी जलने लगी। इन फायर्स ने इतना ज्यादा ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस किया कि स्मोक के बड़े बड़े क्लाउड्स अपर एटमॉस्फेयर में जा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सन को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। यानी कि सनलाइट के पास अब धरती पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा। पूरी धरती पर अंधेरा छा गया और टेम्परेचर्स बहुत तेजी से गिरने लगे। सनलाइट ना मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी बंद हो गया, जिससे पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई और सभी प्लांट्स और एनिमल्स या तो भूख से तड़प कर मरने लगे या फिर सब जीरो टेम्परेचर्स की ठंड में बेहाल हो गए। इस इंसिडेंट ने धरती की 70% स्पीसीज को खत्म कर दिया। खैर अब तक आप समझ गए होंगे कि ये कोई कहानी नहीं थी, बल्कि कई हजार साल पहले इस धरती पर यह सब सच में हुआ था। इसके बाद इस धरती पर से डायनासोर्स हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। दोस्तों यहाँ डायनासोर्स की कोई गलती नहीं थी।
लेकिन उसके बावजूद उनको वो दिन देखना पड़ा। लेकिन आज हम इंसानों की गलती के चलते इस धरती को एक बार फिर वही भुगतना पड़ सकता है। आज हम किसी एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक न्यूक्लियर वॉरफेयर की। जी हाँ दोस्तों, डायनासोर्स के साथ उस एज में जो हुआ, आज एक न्यूक्लियर वॉरफेयर के बाद फिर से वापस लौट कर आ सकता है। जिस कोल्ड एंड डार्क क्लाइमेट की हमने अभी बात की, वो एक न्यूक्लियर वॉर के सिनेरियो में धरती पर फिर से देखा जा सकता है। और इसी फिनोमेनन को आज क्लाइमेट साइंटिस्ट न्यूक्लियर विंटर का नाम देते हैं। न्यूक्लियर विंटर को समझने से पहले आइए न्यूक्लियर वॉरफेयर के इमीडिएट इफेक्ट्स और वर्ल्ड की प्रेजेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी पर हम एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, हाइपोथेटिकली अगर यूएस नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करता है तो ह्यूमंस पर इसका इमीडिएट इफेक्ट 3 तरीकों से देखा जा सकता है। सबसे पहला होगा शॉक वेव्स, जो इतनी पावरफुल होंगी कि उस इमीडिएट जोन में मौजूद सभी कंक्रीट बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को मिट्टी में मिला देंगी और वहाँ सब चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। दूसरा है रेडिएशन पॉइजनिंग, जिसमें न्यूक्लियर अटैक से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन कुछ ही हफ्तों में उस एरिया की 50 से 90% पॉपुलेशन को खत्म कर देंगी। इसके अलावा इस अटैक से लगभग 3 माइल्स की दूरी तक एक ब्राइट लाइट की इतनी पावरफुल वेव्स एक्सपीरियंस की जाएंगी कि अगर ह्यूमन स्किन उसकी चपेट में आ गई तो वो इंटेंस बर्न्स और कैंसर जैसे डिसीजेस कॉज कर सकती है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जानलेवा साबित होगी। इसके अलावा इस पूरे रीजन में सभी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स आग पकड़ लेंगे। देखते ही देखते सब चीज़ भयानक रूप से जलने लगेंगी। लेकिन फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। ऐसी कोई भी कंट्री इस अटैक का बदला लेने के लिए दूसरी कंट्री पर भी न्यूक्लियर अटैक करेगी और वहाँ भी यही मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अब तक ये दोनों देश केवल एक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर आपको याद दिला दें कि आज असल दुनिया में 9 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज़ के पास लगभग 15,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और इस पूरे स्टॉकपाइल का 90% केवल यूएस और रशिया के पास मौजूद है। और ये सभी 9 न्यूक्लियर पावर्स आपस में किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज्ड हैं, फिर चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, नेटो और रशिया हो, या यूएस और नॉर्थ कोरिया। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक सिंगल सिटी को बॉम्ब करने के लिए हंड्रेड्स या थाउजेंड ऑफ एयरप्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब के इन्वेंशन के बाद ये काम केवल एक प्लेन और एक बॉम्ब से होने लगा। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा के ऊपर 15,000 टन्स ऑफ टीएनटी का बॉम्ब गिराने के लिए एक एनोला गे नाम की प्लेन का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। खैर, जैसे जैसे समय बीतता गया, ये बॉम्ब्स और उनको कैरी करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि प्लेन या मिसाइल्स और भी नए और कई हजार गुना ज़्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव रूप लेते गए। तो अब आप जान चुके हैं कि एक छोटा सा न्यूक्लियर अटैक इमीडिएटली किस तरह का डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। और आज हमारे पास जितने वेपन हैं उससे हमारी पूरी धरती पे एक लार्ज स्केल इमीडिएट डिवास्टेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे उस लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस की जिन पर इन वॉर्स की प्रिपरेशंस करने वाले मिलिट्री जनरल्स या पॉलिसी मेकर्स का शायद ही कभी ध्यान गया हो, और एक कंसिक्वेंस देखने को मिलेगा एक न्यूक्लियर विंटर के रूप में। दोस्तों, न्यूक्लियर विंटर का कॉन्सेप्ट पहली बार 1983 में ही खोजा गया। कार्ल सगन, एलन रुबॉक और उनके साथ अमेरिका और सोवियत के कई टॉप साइंटिस्ट की स्टडीज में ये सामने आया कि एक पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर के इमीडिएट डिवास्टेटिंग इफेक्ट के बियॉन्ड हमें इस धरती पर एक न्यूक्लियर विंटर देखने को मिल सकती है, जिससे पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। इन स्टडीज को जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के सामने पेश किया गया तो उन्होंने एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि न्यूक्लियर वॉर कभी जीता नहीं जा सकता और इसीलिए ये कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए। सोवियत लीडर मिखाइल गोबरशेव ने भी इस स्टडी को सीरियसली लेते हुए इस पूरी दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की गुजारिश की। इसी स्टडी का नतीजा था कि कोल्ड वॉर के पीक ईयर्स में यूएस और सोवियत रशिया ने जिनेवा में इतिहास रचते हुए पहली बार अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स को खत्म करने की बात की। 1980s में दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर लगभग 70,000 तक पहुंच गया था। लेकिन इस रिसर्च की बदौलत ही आज कोल्ड वॉर के कंपैरिजन में हम न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉकपाइल्स को कई गुना रिड्यूस कर चुके हैं। लेकिन आज भी हमारे पास बैठे बैठे एक न्यूक्लियर विंटर को निमंत्रण देने के लिए वेपन्स मौजूद हैं। तो आखिर ये फिनोमिनन असल में है क्या? यहाँ हम 2 सिनेरियो देख सकते हैं। पहला है दुनिया की 2 स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर पावर्स यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वॉर। कल को अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करते हैं तो उसका इमीडिएट इफेक्ट कुछ इस तरह का होगा कि मानो सन का एक पार्ट टूट कर धरती पर गिर गया हो।
जी हाँ, इतनी ज़्यादा एनर्जी और हीट प्रोडक्शन चीज़ों को जलाकर राख कर देगी, जिससे इस रीजन में लगभग 5 मिलियन टन्स ऑफ ब्लैक स्मोक यानी सूत प्रोड्यूस होगा और ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर पूरी धरती पर फैल जाएगा। ब्लैक स्मोक के बड़े बड़े क्लाउड्स स्ट्रेटोस्फीयर के लेयर्स पर पहुंचकर वहां सालों साल रह सकते हैं। हमारे क्लाइमेट पैटर्न्स इन्हीं ऑल्टीट्यूड्स पर निर्भर करते हैं, जिसका मतलब है कि अब क्लाइमेट पैटर्न्स पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएंगे। और तो और ये सूट धरती पर पड़ने वाली सनलाइट को ब्लॉक करके इवापोरेशन और रेनफॉल जैसे फिनोमेनन को भी ब्लॉक कर सकता है। सनलाइट और रेनफॉल नहीं होगी तो जाहिर है कि धरती पर किसान अपनी क्रॉप्स को नहीं उगा पाएगा। इसका रिजल्ट हमें एक भयानक फूड शॉर्टेज के रूप में देखने को मिलेगा। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार इस स्मॉल स्केल वॉर के बाद अगर फूड प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो दुनिया का सारा फूड केवल 60 डेज में खत्म हो जाएगा, जिससे लगभग 2 बिलियन पीपल भुखमरी से मर जाएंगे। और ये तो हम एक बहुत स्मॉल लेवल के वॉर की बात कर रहे हैं। अगर ये ग्लोबल लेवल पर यूएस और रशिया जैसे ह्यूज न्यूक्लियर पावर्स के बीच होता है तो कंसिक्वेंसेस और भी भयानक होंगे। नासा के एस्टिमेट के अनुसार अगर इस वॉर में दुनिया का 1/3 न्यूक्लियर आर्सनल भी यूज होता है तो ये लगभग 180 मिलियन टन्स ऑफ सूत प्रोड्यूस करेगा, जिससे धरती पे पड़ने वाली 70% सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी। इससे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ड्रास्टिकली 8 डिग्रीज तक नीचे गिर सकता है। रीजनल लेवल पर तो 30 से 35 डिग्रीज तक का डिक्लाइन देखा जा सकता है। एस्टिमेट्स के मुताबिक टेम्परेचर को वापस नॉर्मल लेवल पर आने में कई सालों का वक्त लग सकता है। सूट के द्वारा प्रोड्यूस की गई ये कूलिंग लास्ट आइस एज के वर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा बदतर हो सकती है। और तो और एक एस्टिमेट के अनुसार इससे रेनफॉल पैटर्न्स में 45% तक का डिक्रीज देखने को मिल सकता है। ऐसे में क्रॉप्स का प्रोडक्शन पूरी तरह खत्म हो सकता है, जिससे अनफॉर्चुनेटली प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज का सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और ह्यूमन बींग्स को सीवियर फेमिन्स का सामना करना पड़ेगा, जिसको अक्सर न्यूक्लियर फेमिन्स का नाम दिया जाता है। अगर इस सब के बावजूद भी हम बच गए तो भी हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब सूद एटमॉस्फेयर की अपर पार्ट में जाएगा उसमें मौजूद कार्बन पार्टिकल्स और बाकी केमिकल्स ओजोन लेयर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे धरती पर थोड़ी बहुत आ रही सनलाइट भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ ही आएगी। कुछ ही सालों में धरती पर यूवी इंडेक्स अपने मैक्सिमम सेफ साइज से कई गुना बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर भले ही आप एक इनिशियल न्यूक्लियर ब्लास्ट से बच निकले, लेकिन इस न्यूक्लियर विंटर से बच निकलना बहुत मुश्किल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये फिनोमेनन अर्थ के टेम्परेचर को डिक्रीज कर ग्लोबल वार्मिंग को एक तरह से रोक तो सकता है, लेकिन इसके जो कंसिक्वेंसेज होंगे वो शायद सर्वाइव करने लायक ना हो। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर क्लाइमेट साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर्स ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर विंटर जैसे इफेक्ट का इस्तेमाल करने की बात भी कर रहे थे। वो आर्टिफिशियली एक न्यूक्लियर विंटर जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते थे, जिससे अर्थ के राइजिंग टेम्परेचर्स को रिड्यूस किया जा सके और क्लाइमेट चेंज जैसे डिजास्टर को रोका जा सके। इस प्रोसेस को जियो इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है। जियो इंजीनियरिंग का मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इन्वायरमेंट को आर्टिफिशियली चेंज करना, लेकिन ह्यूमंस के द्वारा क्लाइमेट को इस तरह इंजीनियर करना खतरे से खाली नहीं था। साइंटिफिक स्टडी इसको ज़्यादा समय तक सपोर्ट नहीं कर पाई और आखिर यह आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। दोस्तों, जिस तरह से इस जियो इंजीनियरिंग का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, काश उसी तरह आज दुनिया भर के देश न्यूक्लियर वेपन्स की रेस और न्यूक्लियर वॉरफेयर के आइडिया को भी ड्रॉप कर दें, क्योंकि वी आर जस्ट वन मिसअंडरस्टैंडिंग, वन मिस्टेक और वन फैनेटिक पॉलिटिशियन अवे फ्रॉम अ न्यूक्लियर डिजास्टर। इसलिए आज पूरी दुनिया को इस रियलिटी को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, इससे पहले कि एक न्यूक्लियर वॉर ह्यूमैनिटी की आंखें हमेशा के लिए बंद कर दें। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। इसके अलावा ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है। यूक्रेन वॉर, क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन और GS3 के इन्वायरमेंट सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है दैट क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ एंटी न्यूक्लियर वेपन ट्रीटीज इन रिड्यूसिंग वर्ल्ड्स न्यूक्लियर स्टॉक पाइल इन लेट कोल्ड वॉर एरा।